जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं कि चाइनीज साइंटिस्टों ने भारत पर क्या आरोप लगाया है और हाल ही में भारतीय नौसेना को हिंद महासागर में अपने एजेंसन द्वीप को लेकर एक बहुत बड़ा झटका लगा है। देखिए, चाइनीज साइंटिस्टों का कहना है कि कोरोना वायरस चाइना से नहीं फैला था, वो भारत से फैला था, जबकि सबको ही जानते हैं कि ये जो है लोग, ये फादर ऑफ कोरोना है। पूरी दुनिया को पता है। आप कहीं भी सर्च कीजिए, चाहे आप गूगल पे सर्च कीजिए, कहीं भी सर्च कीजिए, इवन चाइना के ही नेटवर्क पे सर्च कीजिए, आपको सबसे पहले बताएगा कि भैया इस कोरोना वायरस को सबसे पहले वुहान में पाया गया था और ये वुहान से ही पूरी दुनिया में फैला था। लेकिन चाइना के साइंटिस्टों ने कहा है कि ये गर्मियों के सीजन में भारत का एरिया में फैला था। मतलब ये इस साइड में इनका इंडिकेशन है कि भारत का ये वाला जो एरिया है ना, पश्चिम उत्तर वाला एरिया, यहाँ से फैला था, क्योंकि यहाँ गर्मी पड़ने की वजह से कुछ म्यूटेशन हुआ और जानवरों में एक जानवर दूसरे जानवर को मतलब आपस में लड़ाई हुई, उस वजह से कुछ म्यूटेशन हुआ जिससे आदमी में फैला और वो पूरा इस तरह से मतलब एशिया के साउथ वाले पार्ट से ही ये फैला था। क्यों? उस पे से चाइना का एक लॉजिक क्या है कि यहाँ पे जो मतलब जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा, इस वजह से यहाँ फैला था। अब इसमें कोई बात नहीं रखी, लेकिन वो क्या कर रहा है, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट डाल रहा है लोगों पर कि आने वाले 50 से 60 साल बाद लोग इस डाउट में रह जाएंगे कि कहाँ से ये फैला था। क्योंकि चाइना के पास ना जो है सोशल मीडिया के पास उसका पावर बहुत ज़्यादा है, वो ग्लोबली किसी चीज़ को प्रोपेगेंडा फैलाने में कामयाब हो जाता है और यहाँ हम लोग बेवकूफ़ी कर जाते हैं। अब तक भारत को इसका विरोध प्रकट करा देना चाहिए और इसका विरोध प्रकट करने में इन तीनों लोग पता नहीं क्यों चुप है, क्योंकि हमारे विदेश मंत्री, रक्षा सलाहकार, प्रधानमंत्री, इन लोग को अब तक तो एक्शन ले लेना चाहिए। उन्हें साफ कहना चाहिए कि आप अगर भारत पर इस तरह से गंभीर आरोप लगाते हैं और बिना किसी सबूत के, आपने एक बार कह दिया था कि हम लोगों ने तो चाइनीज वायरस भी नहीं कहा था, जबकि भारत को कहना तो चाहिए था। अभी हम लोग इतने जबरदस्त पीड़ित हैं, अमेरिका के बाद हम ही लोग का नंबर आ रहा है। वो थोड़ी सी उम्मीद जगी है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बन गई है, तो अभी तक इन लोगों ने नहीं किया। इन लोगों को तो तुरंत भारत को जो ऐप्स वगैरह बंद कर रहा है ना, कुछ भयंकर चीज़ जिसमें देखिए बहुत भयानक घाटा लग रहा है, उसी को बंद कर दीजिए और कहिए कि तुमने हमारे, या तो माफ़ी मांगो नहीं तो भूख। तो ऐसा थोड़ी है कि हम मंदिर का घंटा है को कोई बजा के चल जाएगा। देखिए, मिजाज में कुछ सख्ती भी जरूरी है, वरना लोग पी जाते हैं। अगर समुंदर खारा ना होता, हम लोग जो चुपचाप रह गए ना, इसी का नतीजा है। और अभी से हम लोग को तो टारगेट बना के रखना चाहिए। चाइना में देखिएगा क्या हुआ था। हम आपको आज से 15 साल पहले की बात बता रहे हैं, 2008 की बात बता रहे हैं, 15 नहीं लगभग 12 साल हो गए, कि यूरोपीय यूनियन वालों ने क्या किया था, एक नियम बनाया था। उन लोगों का कहना था, यूरोपीय यूनियन लोगों का, कि जो भी हवाई जहाज यूरोप में एंट्री करेंगे तो उनका जो धुआं होता है ना, उसमें नाइट्रोजन के पोल्यूशन होते हैं, तो उसके लिए वो लोग चार्ज करेंगे। चाइना इस वजह से यूरोप से जो उसने 200 जहाज़ों का टेंडर लिया था, वो टेंडर कैंसिल कर दिया कि हमको आपकी जहाज़ नहीं चाहिए यहाँ पर, क्योंकि चाइना ने उस टेक्नोलॉजी को चुरा लिया था। और इसी बहाने चाइना ने उसको कैंसिल किया और आप अपना जहाज़ बना लिया। आज भी कोई देश चाइना के खिलाफ बोलने से डरता है, क्योंकि पता है कि चाइना सबको टीप के रखा है कि जहाँ ही कुछ कहेंगे उनका यही चीज़ बंद करेंगे, आप पहले से हम कर लेंगे। तो भारत सरकार को भी तो करना चाहिए, तुम्हारी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, लैपटॉप वगैरह को बंद कर देंगे। और भारत के पास बहाना भी है, क्योंकि जो भी सूचना फैलती है, गलत जानकारी, या तो आपके लैपटॉप के थ्रू आएगी, उसमें चलाएंगे, या तो मोबाइल पे आएगा। ऐसे थोड़ी आ जाएगा यहाँ पे से चाइना बोल दिया है। इन्हीं दो जगहों पे तो आप सर्च करते हैं, ये सोशल मीडिया पे ही फैलाया जाता है। और जो टीवी वगैरह पे है तो उस पर तो न्यूज़ थोड़ा सा, हर देश की मीडिया अपने हिसाब से खबर दिखाती है। तो भारत को इस तरह से करना चाहिए, वरना मिसयूज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। छोड़ देने पर ना सब लोग चढ़ जाते हैं। हम आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिखाते हैं। कुछ लोग हमारे वीडियो को थोड़ा थोड़ा कट कर लगा देते थे, हम भी थोड़ा दया दिखा देते थे कि चलो यार, कोरोना ने बहुत लोगों को बेरोजगार दिया, कम से कम इन लोग का 2-4 पैसा कमा लेंगे तो इन लोग का रोजी रोटी चल जाएगा। लेकिन कुछ लोग इतने मन बढ़ गए कि साले हमारा थंबनेल कॉपी कर लिए, देखिए यहाँ पर, और इतना भद्दा इमेज लगा दिए। लोगों को क्या लगता है कि सर का इमेज इधर ही लगा रहता है और यही मतलब ये मेनली तो वही इमेज रहता है मेरा थंबनेल के लिए। और देखिए उल्टा सीधा लिख देते हैं। अब बताइए इस गधा को किसने मेरा इमेज लगा दिया, नचनिया का फोटो लगा दिया यहाँ पे। मतलब इनको व्यूज चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं बनता है कि किसी के इमेज खराब हो रही है, किसी टीचर के आगे ऐसा भद्दा फोटो ना लगाइए, ऐसा नहीं, ये नहीं मानते हैं लोग यहाँ पर। हम भी देखे भैया, अब मेरी मम्मी कही कि यही सब तुम लगा रहा है, मम्मी से हम कहे कि भैया मेरा नहीं है यहाँ पर। मम्मी गुस्सा, हम क्या किए, बंद कर दिए, चैनल बंद करा दिए इनका, शांत हो गए लोग। तो कहने का सेंस क्या है कि अगर आप छोड़ते रहेंगे ना तो लोग सर पे चढ़ जाएंगे। यहाँ पर दुनिया भर का कर दिया है सब। अब जैसे इसको देखिए, ये बेचारे में थोड़ा सा तमीज तरीका है कि लगाया है उल्टा सीधा फोटो, देखिए लगाया है, लेकिन इस वाला की इमेज को लगाया है।
क्यों? अभी क्या है कि लोगों को लगेगा कि नहीं ये ओरिजिनल खान सर का नहीं है, बीच में से कोई पार्ट काट करके लगा है, तो थोड़ा आदमी इंसानियत इस पर बकस देता है। लेकिन ये सबको बताइए, आप खुद सोचिए यार कितना गलत कर रहा है ये लोग वहाँ पे। तो हम भी बंद करा दिए चैनल वहाँ पे। तो हम भी यही कहते हैं कि देखिए चाइना को छूट देंगे तो वो ससुरा चढ़ जाएगा सर, और यहाँ छूट देने का मतलब ई चढ़ गया सर। जिस तरह से हमारे फोटो का मिसयूज हो रहा है, हमको तो डर है कि कुछ दिन में ससुरा अपने इंगेजमेंट में भी हमारे फोटो का भेज देगा सर कि यही है हम। क्या टॉपिक पे आते हैं, देखिए भारत का जो जीपीएस सिस्टम है वो बहुत बड़ा नहीं है, ग्लोबल नहीं है, वो रीजनल सिस्टम है। इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। रीजनल है वो 7 सैटेलाइट का एक समूह है। ये पूरे एरिया को नहीं कवर करता है, लेकिन भारत के आसपास वाले एरिया को हर तरह की सुविधा दे देता है। चाहे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, जैसे आप कैसे गूगल नक्शा खोल लेते हैं, तो गूगल नक्शा की जगह आप भारत का नाविक खोल लेंगे। अब इसको ऑपरेशनली कर दिया गया। अब हिंद महासागर में जितने भी पानी वाली जहाजें हैं उनके पास जीपीएस के अलावे अब भारतीय नेविगेशन सैटेलाइट भी उपलब्ध रहेगा। इससे हमारी निगरानी क्षमता में बढ़ेगी, क्योंकि हिंद महासागर में चाइना कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी दिखा रहा है। इसको देखते हुए भारत इस सबको स्टेप को ले रहा है। इसी सिलसिले में भारत जो है वो अपने जितने भी पड़ोसी देश है वहाँ के तटों पर कोस्टल सर्वेलांस रडार को लगा रहा है। ये रडार काफ़ी छोटे होते हैं, लेकिन इन्हें संख्या में ज़्यादा लगाया जाता है। इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, ये छोटे से छोटे चीज़ पर नज़र रख लेते हैं। कोई छोटी सी जहाज है, कोई पेरेट्स है, या फिर पनडुब्बी के पेरिस्कोप है, तुरंत नज़र रख लेते हैं और तुरंत उसको अपने डाटा के पास भेज देते हैं। तो इससे फ़ायदा ये है कि चाइना की कोई भी घुसपैठ होगी, कोई भी उसकी पनडुब्बी बाहर आती है, क्योंकि ज़्यादातर देशों के पास डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बी है। पनडुब्बी में बताए थे कि उनकी बैटरी चार्ज करने के लिए उन्हें जनरेटर चलाना पड़ता है, और जनरेटर चलाने के लिए उन्हें ऊपर आना पड़ता है, चार्ज होगा ऊपर, फिर ये नीचे जाएगी। तो ये इसको पकड़ा जा सकता है, इस रडार में इजीली पकड़ा जा सकता है। इस सिलसिले में भारत ने बहुत पहले आपको हम बताए थे एक वीडियो में कि फिलीपीन में कोस्टल रडार लगाया है। इसके अलावा भारत अब इंडोनेशिया में भी लगा रहा है, म्यांमार में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, मालदीव में, सेशल्स में, यहाँ तक लगा रहा है। इससे क्या होगा कि हिंद महासागर में हम लोग की पकड़ थोड़ी सी मजबूत बन जाएगी। आपको पता होगा 2015 में नरेंद्र मोदी जी जब सेशल्स गए थे तो मोदी जी का बहुत अच्छा विजन था। मोदी जी यही चाहते थे कि चाइना यहाँ पर जिबूती में अपना सैन्य अड्डा ले लिया है, लेकिन हम लोग एक समझौते के तहत जिबूती में स्थित जापान के सैन्य अड्डा को यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग का एक सेशल्स में एक द्वीप है, हम लोग का नहीं है, सेशल्स देश है, विक्टोरिया राजधानी है वो, यहाँ पर एजम्पशन द्वीप। तो हमारा ये सोच था हम लोगों का कि अगर हम ये एजम्पशन द्वीप ले लेते हैं तो चाइनीज़ नेवी का अगर बाई द वे वो नीचे की ओर आती है तो यहाँ से हम लोग काउंटर अटैक कर सकते हैं। तो इस रीजन में ये द्वीप बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये सपना भारत का टूटता हुआ दिख रहा है। रीजन क्या है, उसके पीछे भी एक भारतीय ही जिम्मेदार है। आप अगर देखेंगे ई भाई साहब को कवेल रामकलावन है, इनका नाम है कवेल रामकलावन, ये भारतीय मूल के हैं। अभी ये सेशल्स के प्रेसिडेंट बन गए, लेकिन जब ये सेशल्स के प्रेसिडेंट नहीं थे, विपक्ष में थे ना, तो इन्होंने ही भारत के विरोध किया था, जबकि वहाँ की सरकार इसे दे रही थी। और भारत भी कह रहा था कि भैया हम आपसे ये वाला जो अड्डा आप दे देंगे तो ये हम थोड़ी ना कब्जा कर लेंगे, इस पर आप भी रहिएगा हम भी रहेंगे, हमको बस अपनी सुरक्षा के लिए। लेकिन उन्होंने कह दिया कि नहीं, ना हम चाइना को देंगे ना भारत को देंगे। आप सोचिए, ये जो रामकलावन है ये विपक्ष में थे तो भारत को अड्डा नहीं दिए, अब तो प्रेसिडेंट हो गए, अब क्या देने वाले हैं। और इनके ऊपर चाइना भी मेहरबान हो गया है। अब चाइना इनके ऊपर फंसाना चाह रहा है, अब इनकी मजबूरी बन चुकी है यहाँ पर। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो श्रीलंका और मॉरिशस तो नहीं, सेशल्स, ये दो ऐसे देश हैं जो इंडिया और चाइना के बीच में जो विवाद हुआ है, इन दोनों टसल का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। इनको भारत ने भी लोन माफ़ कर दिया, चाइना ने भी लोन माफ़ किया। चाइना ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बना रहा है, तो भारत यहाँ पे कह रहा है कि भैया हम तुमको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट दे रहे हैं, हम तुम्हें डॉर्नियर जहाज़ दे रहे हैं, तुम्हें पेट्रोलिंग के लिए पानी वाली जहाज़ें दे रहे हैं, तुम्हें हम कोस्टल रडार दे रहे हैं, कई मिलियन डॉलर का हम तुमको कर्जा दे रहे हैं, तुमको ऐसे पैसा भी दे रहे हैं, क्रेडिट दे रहे हैं कि तुम ऐसा काम करो। तो ये लोग अभी इन दोनों की लड़ाई में बहुत ज़्यादा फायदा कमा रहे हैं। लेकिन हमारे लिए हर हाल में सेशल्स जरूरी है। इवन सेशल्स नहीं, हम लोग को हर हाल में अपना एरिया के पास जितने छोटे छोटे द्वीप हैं उनको हम लोग को क्या करना है, आपस में जोड़ के रखना है, क्योंकि आगे जाके ये बहुत काम आएंगे सब। यहाँ पर बात करेंगे गलवान में क्या हो रहा है, तो देखिए गलवान में कुछ भी अभी सिचुएशन है नहीं ठीक ठाक, क्योंकि चाइना ने हल्ला किया था कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन मारे हैं, सोच रहा डायरेक्ट एनर्जी वेपन मारे, तुम लोग का बाप को भेज दिया गया वहाँ पर। अब नेवी ने वहाँ पर मार्कोव्स कमांडो की स्पेशल ब्रांच को तैनात कर दिया है 500 लेक के ऊपर। अब ये लोग स्पेशलाइज हैं इसीलिए कि पानी के अंदर ही लड़ाई कर
कर सकते। तो पैंगसो लेक के नॉर्दर्न एरिया में चाइना का कब्जा है, साउदर्न एरिया पे हम लोग थोड़ी हाइट पे हैं, लेकिन चाइनीज़ बोट वगैरह जो है सब लोग वो ज़्यादा हैं सब वहाँ पर पैंगसो लेक में, तो कोई दिक्कत नहीं है, बोट वोट उड़ाने के लिए है सब। साथ ही में आपने सुने होंगे कि जो घातक प्लाटून है इन लोग को भी तैनात किया गया था। इसके अलावा अभी जो है वहाँ पर एनएसजी को भी बैकअप में पीछे रखा गया है कि ताकि आपको भी पता है कि एनएसजी बहुत घातक है। एनएसजी और मार्कोव्स भारत के बहुत ही खतरनाक फोर्स है। इससे पहले ही अगर आप भारत में देखेंगे तो स्नाइपर राइफल्स को तो पहले ही तैनात कर दिया गया था, ये घात लगा के हमला करने में रेडी हैं। लेकिन आपको सबको पता है कि भारत और चाइना के बॉर्डर पे समझौते की वजह से हम लोग गन्स का यूज नहीं कर सकते, गोली नहीं चला सकते, इसलिए इसको बैकअप में रखा गया कि अगर 1962 की तरह चाइना अचानक हमला करेगा तो हम लोग को संभलने का मौका नहीं मिला था, लेकिन इस बार हम लोग अच्छे से रिटेलिएट कर सकते हैं। आपको ये बात जानकर ताज्जुब होगी कि अब तक जो भारतीय सेना और उसके अफसर जो वार टाइम में या ऐसे जो ड्रेस पहनते थे, इस ड्रेस का जो कपड़ा आता था, जो फैब्रिक आती थी, वो चाइना से आती थी। ये हाल है, हम चाइना पे कितने डिपेंडेंट हैं, ये तो हमारे लिए एक शर्म की बात थी। अब तक 2020 तक ये फैब्रिक चाइना से आती थी, हम लोग किस तरह से उसी के यहाँ बने वर्दी से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं लोग। तो इससे पता क्या चलता है कि हमसे बेहतर वर्दी उन लोग की होगी, क्योंकि अगर कोई अब मान के चलिए हम लोग कोई चीज़ बना रहे हैं तो एकदम हूबहू या उससे अच्छी क्वालिटी तो दूसरे को देंगे नहीं यहाँ पे। लेकिन हाँ, थैंक्स कहेंगे DRDO की, जिसने इन ड्रेस के लिए अब चाइनीज को हटाकर उन्होंने अपना खुद का फैब्रिक की खोज कर लिया है और ये टेक्नोलॉजी सूरत की फैब्रिक मिल को दे दिया गया है। अब सूरत की इन फैब्रिक मिल से अब ये कपड़े बनने चालू हो जाएंगे। अब आप कहेंगे कि सर ये कपड़े इतने देर से आए हैं, अब बहुत टाइम लग जाएगा बनने में। तो देखिए, भारत वालों को टाइम बस खोज करने में लगता है, क्योंकि अभी देखिए जब कोरोना वायरस आया था तो हमारे यहाँ मास्क बहुत किल्लत हो गई थी और पूरी दुनिया में चाइना मास्क बेचने लगा था। पाकिस्तान वालों को तो अंडरवियर का बना मास्क भेज दिया था वहाँ पर। तो भारत वालों में यही सूरत की 2 कंपनियों ने मिलकर भारत को नंबर 1 मास्क में बना दिया और आज देखिए मास्क तो इतना ज़्यादा हो गया जिसका कोई हद नहीं। तो भारतीयों को बस एक बार दे दीजिए ना, दिन रात काम कर देगा। हमारे यहाँ तो हर चीज़ को ओवर टाइम पसंद है, हमारे यहाँ हर चीज़ ओवर टाइम, टाइमिंग कुछ है ये नहीं है यहाँ पे। ये अमेरिका वगैरह में होता है सब 6 घंटा 8 घंटा शिफ्ट। तो जब इसको दे दिया गया है तो हम लोग इस काम को कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे भारतीय सेना में तो ये बूट बहुत भारी होता है, क्योंकि हम लोग एनसीसी किए हैं और एनसीसी में अल्फा ग्रेड है। एनसीसी में जल्दी ए ग्रेड किसी को आता नहीं है, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं आता है, लेकिन काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि उसमें हर तरह के हथियारों का नॉलेज होना चाहिए, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, ये सब का नॉलेज होना चाहिए। तो हम लोग जब एनसीसी किए थे सी में, तो एनसीसी सी में सब सिखाया जाता है, तो उसमें यही वाला बूट मिलता था। ये काफ़ी भारी होता था और जल्दी मुड़ता भी नहीं था, ये भारी भी होता था, मुड़ता नहीं था। और खास करके जब इसमें स्नैक बाइट प्रोटेक्टर पहन लेते थे तो पैर ही नहीं मुड़ता था। आप देखेंगे ना, तो जूते के ऊपर ही प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया जाता है, ताकि जब जंगल वाले एरिया में जाएंगे ना तो सांप आपको काट नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें सांप काटता है ना तो मतलब धंस नहीं पाता है, जंगल वाले एरिया में घुटना तक होता है। तो ये बूट हम लोग यूज़ करते हैं, सेना आज भी इस बूट को यूज करती है। अभी के वक्त में कोई भी अच्छी कंट्री इस तरह के बूट का यूज नहीं कर रही है। हर आदमी अब मजबूत बूट है और बहुत हल्के हैं। ये वाला उतना मजबूत भी नहीं है और भारी भी, बहुत ज़्यादा भारी भी है। जबकि आप वहीं अमेरिकन बूट को देखेंगे तो इस तरह का बूट का प्रयोग होता है, लेकिन हमारे पास क्या है, ना टेक्नोलॉजी और इतना पैसा भी नहीं है। तो हम तो यही कहेंगे कि भैया इन बूट को भी हटा देना चाहिए, क्योंकि सैनिकों के पास ऑलरेडी 6 किलो की राइफल, 7 मैगजीन गोली रहती है, खाना पानी पीठ पे उतना लोड रहता है, पैर तो कम से कम हल्का रहना चाहिए, ताकि ना वो लोग लड़ाई लड़ेंगे अच्छे से। हम एक चीज़ यही कह सकते हैं कि देखिए, हमारा जो बुक छपा था वो पहले चाइना से कागज आया था, वापस करने के बावजूद हम लोग ने 280 पेज की बुक को 80 रुपये में किया। फर्स्ट लॉट भी खत्म हो गया, अभी छप ही रहा है, ऑनलाइन वाले सब उठा ले गए सब। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इस बुक से जो रेवेन्यू आई है इसको हम कहाँ दे दें। देखिए, हमें इससे जो भी पैसे आया नहीं रखना है हमको। अब आप जहाँ बोलिएगा हम उसको डोनेट कर डालेंगे यहाँ पर। अब ये बुक सबसे पहले तो ऑनलाइन वाले सब उठा लेंगे सर, इसके एक अलग वीडियो बनाएंगे कि भैया इसके, अब हम आपसे पोल करके पूछेंगे कि आप जहां बोलिएगा हम वो पैसे को वहां पे डोनेट कर देंगे। यहाँ पे भले बुक लिखे हम ही हैं, मतलब पैसे वो एक तरह से कहिए तो आप लोगों ने खरीदा तो उसकी रॉयल्टी मेरे पास आती है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसको सेना को हैंड ओवर कर दिया जाए, क्योंकि भाई वो हैं तो ही हम लोग हैं। इसके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपसे पूछेंगे, आप बताइएगा कि इस बुक से जो रेवेन्यू आई है मेरे पास, जो रॉयल्टी आई है, उसको हम कहाँ दे दें। समझ में आ गया? मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।